फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। झांग और येजुंग वूजीन को गुड मॉर्निंग बोलकर ग्रीट कर रहे थे। वूजीन ने भी उन्हें ग्रीट किया। झांग ने उसकी फॉर्मल टोन सुन कहा कि कम ऑन, अब आप थोड़ा और कैजुअली भी बात कर सकते हैं। येजुंग ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए बताया कि हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुन वूजीन ने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्या चोई काफी ज्यादा बिजी है? सामने से झांग बोलने लगा कि इस बारे में तो बात भी मत करो, कंपनी अभी एकदम केओस में है। वहां का हाल एक बैटलफील्ड जैसा बन चुका है। येजुंग ने झांग से कहा कि अगर तुम इस तरह से बताओगे तो वूजीन को समझ नहीं आएगा। फिर वो खुद सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगी। तभी सीन BW एंटरटेनमेंट के ऑफिस पे शिफ्ट होता है, जहां चोई की हालत खराब हो चुकी थी। उसके चारों तरफ बैठे स्टाफ के लोग फोन पे बात कर रहे थे। कोई यॉन के इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात कर रहा था तो कोई वूजीन से मीटिंग के बारे में। वो लोग फोन पे इंक्वायरीज को ईमेल के थ्रू भेजने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। वहां पर उन्हें कुछ पार्सल्स भी मिले जा रहे थे। चारों ओर यॉन और वूजीन का ही नाम लिया जा रहा था। उनका नाम बार बार सुन के चोई का दिमाग फटे जा रहा था। उसने तुरंत ही अपने टेबल पे हाथ पछाड़कर ऊंची आवाज में अनाउंस किया कि इमरजेंसी मीटिंग। फिर उसने बताया कि अब से हम यॉन के मैटर्स वैसे के वैसे ही प्रोसीड करेंगे, और रही बात वूजीन की तो चलो उसके मैटर्स को हारयांग रिलीज होने तक डिस्क्लोज नहीं करते, और अब वूजीन ने ज्वाइन कर लिया है तो हमें और स्टाफ हायर करने की भी जरूरत है। सबसे अर्जेंट एरिया कौन सा है? ये सुन एक बंदे ने बताया कि मार्केटिंग टीम हमारी टॉप प्रायोरिटी है। एक और लड़की भी बोलने लगी कि मैनेजिंग टीम भी स्ट्रगल कर रही है। ये सुन वूजीन ने कहा कि ठीक है, तो चलो स्टाफ को असेस करते हैं, और जो डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहे हो उनका स्टाफ जल्द से जल्द इंक्रीज करते हैं। सारे लोगों ने उसे हाँ में जवाब दिया। वहीं पीछे खड़ी येजुंग ने वूजीन को बताया कि तो ये है अभी की सिचुएशन। वूजीन ने भी मन ही मन सोचा कि इसे केओस कहना सेंस तो बनाता है। तभी चोई ने भी वूजीन को नोटिस कर लिया। वूजीन ने उसे ग्रीट किया। चोई ने उससे छुट्टी के दौरान कॉल करने के लिए माफी मांगी। फिर उसने आगे कहा कि मुझे पता है कि तुम कंपनी की अभी की हालत तो देख ही सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा केओटिक है। जरा वहां देखो, ये स्क्रिप्ट्स और सीनेरियोज तुम्हारे लिए आए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तुम्हारे लिए कुछ इंटरव्यू स्केड्यूल्स भी आ रहे हैं। अब तुम क्या करोगे? वूजीन इतनी सारी स्क्रिप्ट्स और सीनेरियोज देखकर हैरान हो चुका था। उसने बताया कि अभी तो मैं इंटरव्यूज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। चोई ने भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहा कि सच कहूं तो मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हारे लिए मिस्ट्री बनाए रखना ही बेहतर होगा। खैर, उन्हें जवाब देना बड़ी बात नहीं है और उससे तुम्हारी इमेज ही वेयर आउट होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं जिस वक्त के बारे में सोच रहा हूँ वो प्रोफाइलर हारयांग के बाद और डायरेक्टर ताइक के प्रोजेक्ट के दौरान वाला है। क्योंकि अब प्रोफाइलर हारयांग के पहले एपिसोड में 2 दिन ही बचे हैं, तो चलो सब कुछ जितना हो सके उतना समेट के रखते हैं। तुम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ क्या बोलते हो? उसे लेकर भी थोड़े केयरफुल रहना। फिर चोई ने उस टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा कि बढ़िया, तो चलो अब अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। यही सारे प्रपोजल्स तुम्हारे लिए आए हैं, और ये सारे मेलोड्रामा और रोम कॉम मैंने अलग से रखे हैं। ये सुन वूजीन परेशान होकर सोचने लगा कि तो क्या मुझे ये सारे पढ़ने होंगे? चोई ने आगे कहा कि अपनी इंट्यूशन का यूज करके इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लो। जरूरी नहीं है कि वो मेलोड्रामा या रोम कॉम ही हो। अभी डायरेक्टर ताइक का प्रोजेक्ट अर्ली स्टेजेस में है, इसलिए हमारे पास कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारा टाइम है। तभी वूजीन ने एक स्क्रिप्ट पकड़कर उसके बारे में पूछा। चोई ने बताया कि ये शायद एक कैमियो है। मैं डायरेक्टर के साथ ज्यादा बात तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सुना था वो लोग ऑलरेडी फिल्मिंग के बीच में हैं। उन्होंने कहा था कि वो माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में तुम्हें देखने के बाद तो डेफिनेटली तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हें ये पसंद आया? वूजीन जो कि सब स्पेस में जाकर आया था, उसने मन ही मन कहा कि इसका ग्रेड पहले से ही B+ है। तभी कोई बंदा वहां पर चोई का नाम चिल्लाते हुए आ गया। एक बंदे ने ऊंची आवाज में चोई को बताया कि आपको बाहर आना होगा, यहाँ पर कोई अभी अभी आया है। ये सुन चोई ने पूछा कि वो कौन है? वो बंदा कुछ जवाब देने जा ही रहा था कि किसी ने जापानीज में माफी मांगते हुए पूछा कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही अचानक से आ गया? क्योतारो ने उन्हें ग्रीट करते हुए बताया कि मैं यहाँ एक्टर कांग वूजीन से मिलने आया हूँ। वहां बैठे सारे लोग क्योतारो को देख बातें करने लगे। वो पूछने लगे कि आखिर एक जाना माना जापानीज डायरेक्टर यहाँ क्या कर रहा है। चोई भी क्योतारो को वहां देख हैरान हो चुका था। क्योतारो बोलने लगा कि मैंने सोचा खुद आकर मिलना मेरी सिंसेरिटी दिखाएगा। अगर आप लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा हो तो हम मीटिंग को रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। वहीं वूजीन ने मन ही मन सोचा कि ये बंदा मुझे ही क्यों देख रहा है? ओह, ये मुझसे ट्रांसलेट करने को बोल रहा है। ये तो काफी आसान है। इतना सोच उसने चोई को बताया कि लगता है डायरेक्टर एक मीटिंग करना चाहते हैं। ये सुन चोई ने पूछा कि क्या वाकई में? प्लीज इस तरफ आइए। थोड़ी देर बाद सोफा पर बैठा क्योतारो बोलने लगा कि मुझे इस बात की खुशी है कि कोई एक्टर जापानीज बोल सकता है। मुझे यहाँ कोरिया में आना हमेशा अनकंफर्टेबल लगता था। अगर तुम्हें ठीक लगे तो वूजीन, क्या तुम अभी इंटरप्रेटर की तरह एक्ट कर सकते हो? वूजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन क्योतारो ने उसे थैंक यू बोलते हुए बताया कि मुझे इस बात के लिए सॉरी फील हुआ कि हम लोग माइजी एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पे ज्यादा बात नहीं कर पाए। मैं हमारी तब की कॉन्वर्सेशन वापस से कंटिन्यू करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वूजीन, तुम्हारी अभी की पोजीशन वेस्ट हो रही है। भले ही कोरिया की एक्टिंग इंडस्ट्री में मुश्किलें कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन वूजीन, तुम्हारा ऐसे ही शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री में रहना एक शर्मनाक बात है। वूजीन उसकी बातें सुन कंफ्यूज हो गया। क्योतारो ने आगे पूछा कि वैसे तुम जापान में कितने वक्त तक रहे हो? वूजीन ने बताया कि कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते ये बताना मुश्किल होगा।
क्योतारो ने वुजीन की बात समझते हुए उससे माफी मांगी। वहीं वुजीन मन ही मन परेशान होकर सोच रहा था कि आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। तभी चोई ने पूछा कि क्या आप यहाँ एक्ट्रेस योन की वजह से आए हैं। वुजीन ने उसकी बात ट्रांसलेट कर क्योतारो को बता दी। क्योतारो ने बताया कि एक्ट्रेस योन भी काफी ग्रेट है, लेकिन मैं अभी एक्टर वुजीन के लिए आया हूँ। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या मेरे लिए। तभी क्योतारो ने उससे पूछा कि तुम्हारा जापान में एडवांस करने के बारे में क्या विचार है। ये सुन वुजीन चौंकते हुए सोचने लगा कि क्या ये बंदा क्रेजी है। मुझे तो अभी एक्टिंग करते हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और ये मुझे जापान में एडवांस करने का पूछ रहा है। वहीं क्योतारो ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसमें कंसर्न्स होना आम बात है। क्या तुम्हारे ऑलरेडी कोई कंफर्म्ड प्रोजेक्ट्स हैं? वुजीन ने सोचा कि अभी डायरेक्टर ताइक वाला प्रोजेक्ट कंफर्म नहीं हुआ। इतना सोच उसने बताया कि अब तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। ये सुन क्योतारो ने बताया कि अभी मैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट कंफर्म हो चुका है और मैं एक फेमस जापानीज नॉवल को अडेप्ट करने की प्रोसेस में हूँ। वो अभी 80% कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर वुजीन, मैं उस प्रोजेक्ट पे तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूंगा। ये सुन वुजीन हैरान होकर सोचने लगा कि क्या वाकई में। वैसे सोचा जाए तो ये उतना भी बुरा नहीं है, राइट? ऐसा तो है नहीं कि मुझे तुरंत ही जापान जाना होगा। तभी उसके पास बैठे चोई ने पूछा कि डायरेक्टर क्योतारो क्या बोल रहे हैं। वुजीन ने बताया कि वो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ये सुन चोई ने पूछा कि क्या तुम्हारा मास्टर डायरेक्टर को खींचने वाला मैग्नेट विदेश के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करता है? तो फिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वुजीन को उसकी डायरेक्टर मैग्नेट वाली बात समझ नहीं आई। फिर उसने जवाब दिया कि मुझे तो ये ऑफर रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं दिख रही, इसलिए मैं उनसे स्क्रिप्ट मांगकर उसके बारे में सोचने के लिए पूछना चाहता हूँ। ये सुन चोई ने कहा कि ये अच्छा आइडिया है। चॉइसेस की वैरायटी होना बेहतर होता है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ। फिर वुजीन ने क्योतारो से कहा कि आपकी ऑफर तो अच्छी है, लेकिन क्या मुझे स्क्रिप्ट और उसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त मिल सकता है? क्योतारो ने उसे तुरंत ही हाँ में जवाब दिया। उसने आगे पूछा कि तो क्या मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूं? वुजीन ने भी ये बात चोई को बता दी। चोई ने अपना कार्ड टेबल पे रखते हुए बताया कि आप इन्फॉर्मेशन मेरे मेल पे भेज सकते हैं। इस बिजनेस कार्ड पे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। वुजीन ने भी ये बात क्योतारो को बता दी। क्योतारो ने भी ये सुन खुश होकर थैंक यू कहा। फिर उसने खड़े होते हुए वापस से उसकी ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोला और बताया कि मेरा खुद यहाँ आना वर्थ इट था। मैं जल्द ही स्क्रिप्ट कंप्लीट करके तुम्हें भेज दूंगा। ये देख वुजीन ने पूछा कि क्या आप ऑलरेडी जा रहे हैं? क्योतारो ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि ओरिजिनली तो कोरिया में मेरा 1 दिन का ही स्केड्यूल था, लेकिन मैंने ज्यादा रुकने का डिसाइड किया क्योंकि मैं तुमसे मीटिंग करना चाहता था वुजीन। अब जबकि ये हो चुका है तो मुझे वापस चलना चाहिए। वुजीन, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम वापस मिलेंगे। इतना बोल क्योतारो वहां से निकल गया। चोई और वुजीन हैरान बैठे उसे देख रहे थे। फिर उसके जाने के बाद चोई बौखलाते हुए पूछने लगा कि वुजीन आखिर यहाँ चल क्या रहा है? डायरेक्टर क्योतारो यहाँ क्यों आए थे? वुजीन ने मन ही मन कहा कि मैं भी ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ। चोई ने आगे बताया कि मैं तुम्हारी फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स की वजह से ऑलरेडी ओवरसीज को एम कर रहा था, लेकिन लगता है ये मैंने जितना सोचा था उससे भी जल्दी हो सकता है। चलो अभी चीजों को समेट लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे चीजें कैसे होगी। तब तक स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले चूज करते वक्त मैं सिर्फ प्रोफाइलर हारियांग के पहले एपिसोड के एयर होने का इंतजार करूंगा। तभी उसका फोन बजने लगा। ये मानवू का कॉल होता है। कॉल पे मानवू ने उसे बताया कि हम सबको साथ में कंपनी डिनर करना चाहिए और प्रोफाइलर हरियांग का प्रीमियर देखना चाहिए। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। चोई और वुजीन प्रोफाइलर हरियांग का प्रीमियर देखने पहुंच चुके थे। चोई बोलने लगा कि अब ये फाइनली हो रहा है। रिपोर्टर्स भी पहले एपिसोड का इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? प्रीमियर अब शुरू ही होने वाला है। वुजीन ने बताया कि मुझे भूख लगी है और मैं एक्साइटेड हूँ। चोई उसकी बात पर हंसते हुए बोलने लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग जवाब है। तुम्हारा नौसीखिए वाला एटीट्यूड कहाँ है? वहीं वुजीन मन ही मन पैनिक करते हुए बोल रहा था कि एक्चुअली मैं बहुत ही नर्वस हूँ। ये पहली शूटिंग से बिल्कुल अलग है। चोई ने उसे बताया कि मैं पहले अंदर जा रहा हूँ, मैं सब कुछ निपटा के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके जाने के बाद वुजीन भी दरवाजा खोल अंदर जाने लगा। वहां खड़े यूनमी और मानवू ने उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। वो दोनों ही वुजीन को ग्रीट करते हुए उसका हाल चाल पूछने लगे। वुजीन ने भी उन्हें ग्रीट किया। मानवू ने आगे कहा कि ये थोड़ा लेट होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अवार्ड जीतने के लिए कंग्रेचुलेशंस। और मैंने सुना है कि तुम ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि जापानीज में भी अच्छे हो। क्या तुमने अमेरिका और जापान दोनों में अनुभव किए हुए हैं? वुजीन ने उससे माफी मांगते हुए बताया कि मैं इस बारे में बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तभी यूनमी ने आकर वुजीन का हाथ पकड़ लिया। ये देख वुजीन कंफ्यूज हो गया। उसने यूनमी से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? सामने से यूनमी बोलने लगी कि मैं प्रे कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी कांगवुजीन के टोटेम लेजेंड की बिलीवर बन चुकी हूँ। इतना बोल यूनमी ने अपनी नौटंकी जारी रखी। वुजीन ने भी कुछ ना करना ही बेहतर समझा। तभी वहां पर कोई आ गया। वुजीन ने योन और झुंगमीन को सीनियर बुलाते हुए ग्रीट किया। झुंगमीन ने वुजीन को डिटेक्टिव एजेंसी के लिए अवार्ड जीतने के लिए कंग्रेचुलेट किया। योन ने भी उसे ग्रीट किया। फिर वो वुजीन के पास आकर फुसफुसाने लगी कि मैंने सुना है डायरेक्टर क्योतारो कंपनी पे आए थे, क्या तुम जापान जा रहे हो? वुजीन को योन की स्मेल काफी अच्छी लगी। वो सोचने लगा कि क्या ये एक गॉडेस का सेंट है। फिर उसने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में नहीं पता। ये सुन योन कंफ्यूज हो गई। तभी वहां खड़े लोग बोलने लगे कि ये शुरू होने जा रहा है। एक लड़की ने अपने पास वाले बंदे से कहा कि मैं काफी नर्वस हूँ, इसकी रेटिंग्स कैसी होंगी?
उसके पास वाले बंदे ने कहा कि तो चलो रेटिंग्स पे शर्त लगाते हैं। उस लड़की को यह आइडिया पसंद आया। उसने 10% रेटिंग पे 50,000 वोन की शर्त लगाई। उस लड़के ने 10.5% पर शर्त लगाई। किसी और ने भी 15% रेटिंग्स पे 50,000 वोन की शर्त लगाई। उन्हें देख वुजीन ने सोचा कि क्या मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, चलो कर ही लेते हैं। इतना सोच उसने कहा कि मैं 20% रेटिंग पे 50,000 वोन की शर्त लगाता हूँ। 20% की बात सुन वहां खड़े सारे लोग हैरान रह गए। फिर एक बंदा हंसते हुए बोलने लगा कि ये काफी बोल्ड है। आखिरी बार किसी ड्रामा को 20% रेटिंग कब मिली थी? 3 साल पहले या 5 साल पहले? एक और लड़की ने भी हंसते हुए कहा कि मिस्टर वुजीन, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? वुजीन भी सोचने लगा कि क्या ये सही में ज्यादा है। तभी किसी ने सामने की ओर इशारा कर कहा कि ये शुरू हो रहा है। वुजीन भी उस तरफ देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अब फाइनली प्रोफाइलर हारियांग का प्रीमियर शुरू होने वाला है। अनलाइक डिटेक्टिव एजेंसी, प्रोफाइलर हारियांग पूरे नेशन में फैल जाएगा। हर कोई इसे देख सकता है। इसे कितने लोग देखेंगे? वो लोग मेरी एक्टिंग के बारे में क्या सोचेंगे? वहीं कहीं पर बैठे हुए दो बंदों में से एक बोलने लगा कि एक्टिंग मैंने सोचा था उससे अच्छी है, इससे आर्टिकल्स काफी कम इंटरेस्टिंग होंगे। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा था कि मैंने इस एक्टर को कहीं देखा हुआ है। अरे ये तो वही है जिसने माइज एंड सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में एक्टिंग के लिए अवार्ड जीता था। उसका नाम क्या था? ओह, कांग वुजीन। स्टेशन पे खड़े लोग भी टीवी पर चल रहे प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा से इंप्रेस थे। स्टाफ मेंबर्स भी खुश होते हुए मानवू से बोलने लगे कि ड्रामा तो काफी अच्छा बना है डायरेक्टर, आपने आखिर कैसी एडिटिंग की है? असिस्टेंट पार्क का सीन वाकई में अमेजिंग है। वहीं पीछे खड़ा वुजीन मन ही मन सोच रहा था कि ये तो मजेदार है। पहली बार अपीयरेंस करने पर मैं थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन अब जैसे मैं ज्यादा देखे जा रहा हूँ वैसे ही मुझे इसकी आदत होने लगी है। तभी उसका फोन बजने लगा। वो इतने सारे मैसेजेस देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतने सारे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। उसने सोचा कि क्या हर किसी ने ड्रामा देख लिया है? होपलेस ट्रियो, मेरी फैमिली और यहाँ तक कि मेरी पुरानी कंपनी के लोग भी। तभी उसका ध्यान मानवू पर गया। वो सोचने लगा कि अचानक से लोग बातें करते हुए मानवू को क्यों देख रहे हैं। वहीं एक बंदा मानवू से पूछ रहा था कि क्या वो रिलीज हुई, वो कितनी है? मानवू ने बताया कि रियल टाइम रेटिंग में एमबीएस की 5.5%, टीवीएम की 2.5% और हमारी 20.5% रेटिंग है। 20% की बात सुन सारे लोग हैरान रह गए। फिर अचानक से वो लोग चिल्लाकर पूछने लगे कि 20%? वो मानवू से पूछने लगे कि क्या आप सीरियस हैं? आप मजाक नहीं कर रहे राइट? मानवू ने बताया कि हाँ, ये सही में 20% है। ये सुन उसके पास खड़ी लड़की ने हैरान होकर पूछा कि पिछली बार किसी ड्रामा को 20% की रेटिंग मिले 3 साल हो चुके हैं ना, और उसमें भी पहले ही एपिसोड पर 20% रेटिंग मिलना काफी रेयर है। मानवू ने बताया कि मुझे लगता है कि हर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा काफी जोर शोर से किए गए प्रमोशंस और मीडिया के इफेक्टिव हुक्स ने इसमें कंट्रीब्यूट करने में मदद की। ऐसा लगता है कि व्यूअर्स ने बाकी के शोज भी ट्राई किए, लेकिन आखिर में हमारे वाले पे सेटल हो गए। और मुझे लगता है कि लेटर हाफ में असिस्टेंट पार्क के अपीयरेंस ने भी ऑडियंस का अटेंशन रिटेन करने में काफी मदद की है। उसकी वजह से हमारा व्यूअर ड्रॉप ऑफ कम था और शायद वो इंक्रीज भी हुआ है। सारे लोग वुजीन के रोल की तारीफ करते हुए बोलने लगे कि उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ह्यूज था। एक लड़की ने वुजीन से पूछा कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही शांत नहीं हो? वहीं वुजीन, जिसकी की अंदर ही अंदर हवा निकल चुकी थी, वो सोच रहा था कि ये क्रेजी है। क्या इसने वाकई में 20% रेटिंग को पार कर लिया? आखिर इसे कितने लोगों ने देखा होगा? वाओ, अब तो ये एस रैंक पे आ चुका है। एक और लेडी ने भी वुजीन की तारीफ करते हुए कहा कि तुमने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में एक्टिंग अवार्ड भी जीता और अब तुम्हारे फर्स्ट ड्रामा की रेटिंग 20% है और तुमने वो शर्त भी जीत ली। तुमने सब कुछ एग्जैक्टली गेस कर लिया। तभी मानवू हैरान होकर सोचने लगा कि इसने तो कुछ मिनट्स पहले ही 20% की रेटिंग को गेस कर लिया था ना। ये तो जादू टोना कम और फ्यूचर प्रेडिक्शन ज्यादा लगा है। क्या इतनी चीजें प्रेडिक्ट करने के बाद वो आखिर एक इंसान भी है? वहीं वुजीन मन ही मन हंसते हुए बोल रहा था कि ये तो बस मैंने ऐसे ही गेस कर लिया था। तभी यूनमी ने फिर से उसका हाथ पकड़कर टोटम को थैंक यू कहा। वुजीन ने ये देख सोचा कि इसका फिर से शुरू हो गया। चलो अभी के लिए कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये अनोइंग है। किसी बंदे ने अनाउंस किया कि इस बार की शर्त असिस्टेंट पार्क की जीत के साथ खत्म होती है। मैं शर्तों से मिले 5 लाख वॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। वुजीन फ्री मनी की बात सुन खुश हो गया। ऐसे ही जिस ड्रामा वॉर ने सबका अटेंशन कैप्चर किया हुआ था, वो प्रोफाइलर हारियांग की जीत के साथ खत्म हो गया। प्रोफाइलर हारियांग, जो कि सबसे अलग था, उसके बारे में अभी भी आर्टिकल्स जनरेट हुए जा रहे थे और उनमें से लगभग सभी में कांग वुजीन का नाम पर्टिकुलरली मेंशन किया जा रहा था। अभी तो इस सिचुएशन की बस शुरुआत ही हुई है। मीडिया और पब्लिक कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता और प्रोफाइलर हारियांग की इन्फ्लुएंस धीरे धीरे फैलने लगी। न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी। वो वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगा। स्ट्रीट्स पे सारी बातें प्रोफाइलर हारियांग के बारे में ही हो रही थी। इस सब अटेंशन के बीच में प्रोफाइलर हारियांग के दूसरे एपिसोड की एयर होने की डेट भी नजदीक आ रही थी। फिर हमें बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वुजीन और उसकी टीम नाश्ता लेकर टेबल पे बैठे हुए थे। झांग मुस्कुराते हुए वुजीन से पूछ रहा था कि आपको फ्राइड चाहिए या सीजनिंग? वुजीन ने बताया कि फ्राइड। उसके पास बैठी येजुंग ने सीजनिंग वाला मांगा। तभी वुजीन का फोन बजने लगा। ये देख येजुंग ने कहा कि तुम्हारा फोन काफी देर से बजे जा रहा है। ये कौन है जो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है?
वूजीन ने बताया कि ये बस मेरे कुछ पहचान के लोग हैं। फिर उसने परेशान होकर मन ही मन कहा कि ऐसे लोग जिन्हें मैंने अपनी यादों से भूला दिया है। आखिर सब लोग अचानक से मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? मुझ पर कॉन्टैक्ट से बॉम्बार्ड किया जा रहा है। सबसे पहले तो चलो इन सबको इग्नोर करते हैं, इससे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए मैं सिर्फ वर्क रिलेटेड मैसेजेस को ही रिस्पॉन्ड करूंगा। तभी येजुंग ने बताया कि मैंने तुम्हारे एसएनएस पे 5 फोटो भी अपलोड किए थे। मुझे अभी याद आया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। वुजीन एसएनएस की बात सुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तभी उसे याद आया कि ये उसने हारियांग की गैदरिंग के बाद बनाया था, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है। फिर उसने सोचा कि लेकिन इसने किस तरह के फोटोज पोस्ट किए होंगे। इतना सोच उसने येजुंग से पूछा कि कौन से फोटोज। येजुंग ने बताया कि तुम हमेशा आउटफिट्स में अच्छे दिखते हो, इसीलिए मैंने पब्लिसिटी टीम से तुम्हारा माइजियन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल वाला लुक इंक्लूड करने को कहा था। मैंने कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स भी अपलोड किए हैं और पिछले दिन वाला बारबेक्यू रेस्टोरेंट का फोटो भी। तभी झांग खड़ा होकर बोलने लगा कि ये शुरू हो रहा है। वाओ, सीजन 1 तो क्रेजी था ही, लेकिन अब सीजन 2 कैसा होगा? चोई ने भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहा कि असिस्टेंट पार्क का स्क्रीन टाइम सीजन 2 से डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, राइट? मैं अगले दिन सबका रिएक्शन देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। क्या तुम नहीं हो वुजीन? वुजीन ने बताया कि मैं भी एक्साइटेड हूँ। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितना क्रेजी होगा। तभी उसका फोन बजने लगा। ये योन का मैसेज होता है। वो उसे बता रही थी कि मैंने तुम्हारा एसएनएस फॉलो कर लिया है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें बहुत सारे फॉलोअर्स मिल चुके हैं? ये सुन व्यूजीन क्यूरियस होकर अपने फॉलोअर्स चेक करने लगा। तभी वो 30,000 फॉलोअर्स देखकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 30,000 लोगों ने उसके अकाउंट को फॉलो किया है, और 30,000 भी सिर्फ एक ही दिन में। उसके पोस्ट पे काफी सारे कमेंट्स भी आए हुए थे। ये देख वूजीन खुश होकर मन ही मन सोचने लगा कि तो इसीलिए लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रेजोनेट हो रहा है। ये ऐसा है जैसे कि कोई तुम्हारे सामने ही चीयर कर रहा हो। उसका ध्यान भटका हुआ देख चोई ने पूछा कि व्यूजीन तुम ड्रामा क्यों नहीं देख रहे? क्या कुछ गलत है? व्यूजीन ने खुद को संभालते हुए बताया कि नहीं, मैं बस अपना एसएनएस चेक कर रहा था। ये सुन चोई ने कहा कि मैंने भी पहले लंच टाइम के दौरान उसे चेक किया था और वो 20,000 जितना था। अब वो कितना है? वुजीन ने बताया कि 30,000। चोई ने कहा कि बढ़िया। उसका ऐसा रिएक्शन देख वुजीन सोचने लगा कि बस इतना ही? ये इतना शांत क्यों है? इतना सोच उसने चोई से पूछा कि क्या ये काफी ज्यादा नहीं है? चोई ने उसे हाँ में जवाब दिया और कहा कि लेकिन ये अगले दिन तक और भी बढ़ जाएगा, राइट? वुजीन सोचने लगा कि क्या वाकई में? झांग और येजुंग भी सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दे रहे थे। चोई ने उसे आगे बताया कि ब्लॉकबस्टर ड्रामा की पेसिंग तुम ही मैनेज कर रहे हो वुजीन। क्या लोग उसके बारे में सर्च नहीं कर रहे? उसकी वजह से हमारी कंपनी केओस में है। तुम्हारा फैंस गेन करना कंप्लीटली नेचुरल है, लेकिन एक डेब्यू ड्रामा का इतना सक्सेसफुल होना काफी रेयर है। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या मुझे वाकई में फैंस मिल रहे हैं? क्या इसका मतलब कि मेरा भी एक फैन क्लब होगा? तभी चोई बोलने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही तुम्हारा भी एक फैन क्लब होगा। ये सुन वुजीन ने सोचा कि क्या ये इसने अभी अभी मेरा दिमाग पढ़ लिया? खैर, ये अमेजिंग तो है। तभी हमें एक अनजान लड़की दिखाई जाती है। आगे से गाड़ी चला रहे बंदे ने इरिटेट होकर उससे पूछा कि तुम अभी मिली हुई स्क्रिप्ट्स चेक करने की जगह ये क्या टाइम पास कर रही हो? ये सुन वो लड़की बोलने लगी कि ऐसा नहीं है। सामने से उस बंदे ने पूछा कि तो फिर क्या है? जब से तुमने माइजन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया है तब से वारिन तुम कुछ अजीब सा एक्ट कर रही हो। ये सुन वारिन ने कहा कि मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ूंगी। मैं बस कुछ देर के लिए प्रोफाइलर हरियांग के बारे में एक आर्टिकल देख रही थी। दरअसल ये लड़की इलानी नाम के एक 8 ईयर गर्ल ग्रुप की लीडर होती है और इसका नाम वारिन होता है। वारिन की बात सुन सामने से वो बंदा बोलने लगा कि वो ड्रामा तो एक ह्यूज हिट था। मैंने सुना है उसकी रेटिंग 20% से भी ऊपर थी। पीछे से वारिन ने बताया कि कहा जा रहा है कि दूसरे एपिसोड की रेटिंग 23% है। ये सुन उस बंदे ने इम्प्रेस्ड होकर कहा कि ये तो काफी ऑसम है। क्या तुमने योन को कांग्रेचुलेट किया? तुम दोनों क्लोज हो, राइट? काश वहां तुम गई होती। ये सुन वारिन थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो, और मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले उसे कॉल किया था। उस बंदे ने पूछा कि क्या वाकई में? तुम्हें भी जल्द ही एक हिट प्रोजेक्ट लैंड करना होगा, जल्दी करो और स्क्रिप्ट चेक करो। सीईओ भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। वारिन ने कहा कि मैं पढ़ लूंगी, तुम बस शांत रहो। फिर वो सोचने लगी कि इसका मतलब डिटेक्टिव एजेंसी और हारियांग दोनों ही इस कांग वुजीन के हैं, राइट? इसकी एक्टिंग स्टाइल किम र्यूजिन और असिस्टेंट पार्क से बिल्कुल अलग है। ये काफी इंप्रेसिव है। आखिर ये कौन सी थिएटर कंपनी से आया होगा? इसने कौन सी स्कूल अटेंड की होगी? इसकी उम्र कितनी होगी? इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं वुजीन के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। मैंने देखा कि इसने इंस्टाग्राम भी सेटअप किया है। अब इसका फैन क्लब कब बनेगा? मैं भी फैन गर्ल बनना चाहती हूँ। तभी वो बंदा फिर से चिल्लाते हुए पूछने लगा कि वारिन तुम स्क्रिप्ट देखे बिना क्या किए जा रही हो? वारिन ने भी चिढ़ते हुए कहा कि ठीक है, पढ़ रही हूँ। इतना बोल उसने स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया। उस स्क्रिप्ट का टाइटल था फ्रेंड जोन। फिर हमें वुजीन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। वुजीन अपने बेड पे बैठा बोल रहा था कि फाइनली मैंने सारे मैसेजेस के जवाब दे ही दिए। मैंने अननोन और रिश्तेदारों से आए मैसेजेस को इग्नोर कर दिया है, और रही बात मेरे सोशल मीडिया फॉलोवर की तो वो 50,000 होने ही वाले हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे लोगों का अटेंशन मिलना इतना मजेदार होगा। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ी वरीज भी है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अभी के लिए बस मजे करूंगा। मुझे स्क्रिप्ट और सिनारियो को चेक करना भी जल्द ही शुरू कर देना चाहिए। इतना सोच वो उन स्क्रिप्ट और सिनारियो को चेक करने लगा। उसने ग्रेड ई और डी के प्रोजेक्ट्स को तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। फिर वो बोलने लगा कि ग्रेड सी के नीचे के सारे प्रोजेक्ट्स को हटाने के बाद अब मुश्किल से ही कुछ बचे हैं, लेकिन ग्रेड ए और एस वाकई में अमेजिंग है। ये मूवी डीलर्स के बारे में है और इसका ग्रेड बी प्लस है। क्या ये एक कैमियो है? मैंने चोई से सुना था कि मुझे ऐसे इन्वॉल्व किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि वो मुझे माइज इन सीन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पे देखने के बाद तो डेफिनेटली मुझसे मिलना और बात करना चाहते हैं। ये अभी के लिए तो बी प्लस हो सकता है, लेकिन बाद में इसकी रेटिंग इंप्रूव भी हो सकती है, राइट? ये एक क्राइम थ्रिलर है, ये अच्छा है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तभी उसका फोन बजने लगा। ये चोई का कॉल होता है। चोई ने वुजीन को बताया कि मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, क्या तुमने स्क्रिप्ट्स पढ़ी? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि उनमें से ज्यादातर उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन डीलर वाली ठीक है। चोई ने पूछा कि क्या वो कैमियो ठीक है? मैं तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करता हूँ, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना बोल चोई हंसने लगा। ये सुन वुजीन ने सोचा कि लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ रही है। चोई ने आगे बताया कि लेकिन डीलर के डायरेक्टर किम थोड़ा जल्दी में है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम एक क्विक मीटिंग सेटअप कर लें? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। चोई ने आगे बताया कि वैसे मानवू ने भी मुझे कांटेक्ट किया था। क्या तुम प्रोड्यूसर बियॉन को जानते हो? वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। ये सुन वुजीन ने मन ही मन कहा कि प्रोड्यूसर बियॉन कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पावर हाउस प्रोड्यूसर्स में से एक है। उनके प्रोड्यूस किए हुए सारे वैरायटी शोज कंसिस्टेंटली इंप्रेसिव रेटिंग्स अचीव करते हैं और जो शोज वो प्लान करते हैं वो हमेशा अटेंशन का सेंटर होते हैं। मैंने खुद भी उनके कुछ वैरायटी शोज एंजॉय किए हैं, लेकिन ये अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रहा है? इतना सोच उसने चोई को बताया कि हाँ मैं जानता हूँ। आगे से चोई ने बताया कि प्रोफाइलर हारियांग के लीड एक्टर्स स्पोर्ट्स डे नाम की यूट्यूब चैनल पर अपीयर होंगे, जो कि प्रोड्यूसर बियॉन के द्वारा प्रमोशनल पर्पसेस के लिए चलाई जाती है। कैसा रहेगा अगर तुम वैरायटी और टॉक शो फॉर्मेट्स का मिक्सचर करो? ये सुन वुजीन सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि क्या चोई इस बात को लेकर वरीड है कि इसका कॉन्सेप्ट रिस्क में हो सकता है। वैसे मुझे वैरायटी शो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो उसकी फाउंडेशन पहले ही बना लेना एक अच्छा आइडिया होगा। मैं ये नहीं जानता, मुझे बस अच्छा करना होगा। मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ूंगा। इतना सोच उसने चोई को बताया कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर सीन एक रेस्टोरेंट जैसी जगह पे शिफ्ट होता है। वुजीन यहाँ चोई के साथ पहुंच चुका था। वुजीन ने दरवाजा खोल अंदर बैठे बंदे को डायरेक्टर बुलाते हुए ग्रीट किया। ये बंदा उस डीलर मूवी का डायरेक्टर किम होता है। किम ने भी वुजीन को ग्रीट किया। उसने आगे कहा कि अपने एक्सट्रीमली बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने के लिए थैंक यू। मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा शांत हो और तुम फिल्म फेस्टिवल में जैसे दिख रहे थे उससे भी ज्यादा सबड्यूड लगते हो। चोई ने हंसते हुए बताया कि हमारा वुजीन यूजुअली थोड़ा कंपोज्ड रहता है, लेकिन एक्टिंग करते वक्त वो बिल्कुल बदल जाता है। किम ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि ये तो मैं किम र्यूजीन और असिस्टेंट पार्ट का रोल देखकर बता ही सकता हूँ। ऐसे एक्टर्स ज्यादा नहीं है जो इतनी वैरायटी के कलर्स दिखा सके। इतना बोल वो वुजीन को देखने लगा। वुजीन ने कंफ्यूज होकर सोचा कि ये मुझे क्यों घूर रहा है, ये स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट तो नहीं हो सकता। किम ने आगे कहा कि इसे खुद मिलने पर ये अपने कैरेक्टर से और भी फिट होता है, इसीलिए मैं ग्रीडी फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो चलो मैं तुम्हें डीलर मूवी की सिचुएशन का सच बता देता हूँ। रिसेंटली डीलर मूवी का एक एक्टर जूनवू कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ था। सीरियस इंजरीज की वजह से उसे प्रोजेक्ट से एग्जिट करना पड़ा। चोई ने पूछा कि तो क्या आप ये चाहते हैं कि वुजीन वो कैमियो का रोल ले? किम ने बताया कि भले ही उसे एक कैमियो कहा जाता हो, लेकिन एक्चुअली वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने वुजीन को माइजियन सीन फिल्म फेस्टिवल में फ्लुएंटली जापानीज बोलते देखा और उस कैमियो के रोल के लिए भी जापानीज लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत है। वो रोल भी कुछ हद तक मुश्किल है, लेकिन वुजीन की एक्टिंग ग्रेट है। लेकिन फिर भी मेरे लिए ये प्रपोजल देना थोड़ा अजीब फील हो रहा था। जापानीज की रिक्वायरमेंट और उसकी मुश्किल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक पैच जॉब हो और ऊपर से टाइमलाइन भी काफी टाइट है। ये सुन चोई ने पूछा कि हमारे पास कितना टाइम है? किम ने बताया कि हमें फिल्मिंग 3 हफ्तों में पूरी करनी होगी। ये सुन चोई ने कहा कि 3 हफ्ते तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। किम ने उसकी बात से अग्री करते हुए बताया कि लेकिन हम उस रोल को ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते। उसके पास बैठा बंदा भी बोलने लगा कि डायरेक्टर, मुझे लगता है हमें उस रोल को रिमूव कर ही देना चाहिए। किम ने भी कहा कि हाँ, अब तो वही एक सही काम लगता है, तो चलो अभी के लिए टेम्पोरेरीली फिल्मिंग को हॉल्ट कर देते हैं। तभी वुजीन ने उसे आवाज लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि 3 हफ्ते तो बहुत लंबा टाइम होता है, उतने में तो मैं इसे एकदम परफेक्ट कर लूंगा। क्या हो गया अगर ये एक पैच जॉब है तो? अगर मैं एक्ट करूं तो वो रोल मेरा हो जाएगा, और वैसे भी ये मूवी ना करने का कोई भी रीजन नहीं है। इसकी सॉलिड B+ रेटिंग है, जापानी लैंग्वेज स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और इसका फिल्मिंग पीरियड भी शॉर्ट है। और वैसे भी ग्रेड ए और ग्रेड एस के प्रोडक्शंस हर बार नहीं आते रहते। इस B+ रेटिंग के इंप्रूव होने की भी प्रोबेबिलिटी है। इतना सोच उसने आगे कहा कि मैं ये कैमियो का रोल एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन किम और वो बंदा हैरान रह गए। वहीं चोई ने वुजीन को देख मुस्कुराते हुए सोचा कि लगता है इसकी वो क्रेजी इंस्टिंक्ट फिर से काम कर रही है। इतना सोच उसने डायरेक्टर किम से पूछा कि वैसे आप वुजीन को कितनी अपीयरेंस फीस देने का कंसिडर कर रहे थे? क्या उसकी ऐसे बीच में ज्वाइन करने वाली चैलेंजिंग सिचुएशन से फीस में थोड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए? किम ने भी जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल। ऐसे ही शाम हो जाती है।
चोई वुजीन को वापस उसके अपार्टमेंट छोड़ने आया हुआ था। उसने वुजीन से कहा कि तुम घर जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें तुम्हारा स्केड्यूल अगले दिन बता दूंगा। वुजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। चोई ने उसे आगे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ और स्क्रिप्ट्स भी आई हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? मैं उन्हें कंपनी से अपने साथ लेकर आया हूँ। इतना बोल उसने कुछ स्क्रिप्ट्स वुजीन की ओर बढ़ाते हुए बताया कि ये दो उनमें से सबसे मोटी है, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ इन्हें देखना काफी होगा। वुजीन ने भी उसे ठीक है कहा। उसने देखा कि उनमें से एक द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ नाम की स्क्रिप्ट ली वोल्सियन के द्वारा लिखी गई थी। चोई ने उसे बताया कि वो एक स्टार राइटर है जो युन्मी के जितनी ही जानी मानी है। अगर तुम हारियांग के तुरंत बाद ही ट्रांजिशन हो गए तो उसका इम्पैक्ट काफी ह्यूज होगा। ये राइटर नौसिखियों को रेयरली यूज करने के लिए जानी जाती है, इसलिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वुजीन ने स्क्रिप्ट पलटते हुए कहा कि दूसरी स्क्रिप्ट चोई ना के द्वारा लिखी गई है। चोई ने वो फ्रेंड जोन नाम की स्क्रिप्ट देख बताया कि वो युन्मी की असिस्टेंट राइटर है। इसको नेटफ्लिक्स शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में एक अवार्ड भी मिला हुआ है, लेकिन ये एक शॉर्ट फिल्म है। अगर तुम्हारे स्केड्यूल को ध्यान में रखा जाए तो तुम इनमें से किसी एक को ही चुन सकते हो। ये दोनों ही रोमांटिक कॉमेडीज हैं। अगर लोगों की एक्साइटमेंट और तुम्हारे फ्यूचर को ध्यान में रखा जाए तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए ली वोल्सियन की स्क्रिप्ट ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगी। लेकिन फिर भी युन्मी को ओवरलुक करना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, राइट? तुम्हें इनमें से किसी एक को चूज करने में जरूर मुश्किल हो रही होंगी। वुजीन ने उसे जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए ये करना उतना भी मुश्किल नहीं है। प्रेसिडेंट, मैं ये वाली स्क्रिप्ट में काम करूंगा। ये चोई नाना की फ्रेंड जोन वाली स्क्रिप्ट होती है। ये देख चोई हैरान खड़ा रह गया। उसने वुजीन से पूछा कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उस वन एक्ट प्ले में हिस्सा लोगे? क्या तुम्हें पता है कि ली वोल्सियन कौन है? वुजीन ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे पता है। वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे उसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि जब मैंने राइटर युन्मी के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया था तब मैंने युन्मी और वोल्सियन को कंपेयर करते हुए काफी सारे आर्टिकल्स देखे थे। चोई ने आगे पूछा कि तो फिर भी तुम उस शॉर्ट स्टोरी को क्यों चूज कर रहे हो? वुजीन ने मन ही मन कहा कि ऑनेस्टली उन दोनों की रेटिंग्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। उन दोनों का ही स्कोर एवरेज था। सी और बी नॉर्मल या उनसे थोड़े ऊपर के रिजल्ट्स होते हैं। भले ही रेटिंग्स में डिफरेंस ना हो, लेकिन जब इम्पैक्ट को कंसिडर किया जाए तो वोल्सियन काफी बेहतर हो सकती है। लेकिन मेरा फ्रेंड जोन को चूज करने का रीजन काफी सिंपल है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो शॉर्ट स्टोरी एक किसिंग सीन से शुरू होती है। क्या वो पहले सीन से ही बोल्डली किस करने लगेंगे? मुझे ये पसंद आया जिस हिसाब से ये अभी की सिचुएशन पहले दिखा रहा है और बाद में पास्ट रिवील करता है ताकि उसे एक्सप्लेन किया जा सके। वहीं द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ के मेल लीड को काफी ज्यादा ओसीडी है। उसे बाकियों के द्वारा छुए जाने से डर लगता है और उस वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा डल है। और सबसे जरूरी बात यह है कि क्या अब तक इतना हेल एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ वार्म और स्वीट अच्छा नहीं रहेगा? लेकिन मैं ऐसा जवाब तो नहीं दे सकता कि इसकी वजह एक किसिंग सीन है। चलो इसे थोड़ा घुमा के बताता हूँ। इतना सोच उसने चोई को बताया कि इसकी स्टोरी रिफ्रेशिंग है। तुम इसे पहली लाइन से ही फील कर सकते हो। ये सुन चोई ने सोचा कि क्या बस इतना ही? क्या इसकी वो क्रेजी इंस्टिंक्ट फिर से काम कर रही है? हाँ, शायद ऐसा ही होगा, वरना वुजीन शॉर्ट स्टोरी को चूज क्यों ही करेगा? इतना सोच उसने वुजीन से कहा कि मैं समझ गया, मैंने तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करने का डिसाइड कर लिया है। वुजीन ने परेशान होकर सोचा कि लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग और भी सॉलिडिफाई हो रही है। चोई ने आगे पूछा कि क्या वोल्सियन की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है जैसा कि डायरेक्टर ह्यून के इन्वॉल्व होने के वक्त थी? वुजीन ने बताया कि नहीं, वो ऑर्डिनरी है। चोई ने पूछा कि क्या वाकई में? क्या ये उस हद तक नहीं है जहां तुम उसमें काम करने से ज्यादा मरना पसंद करोगे, राइट? वुजीन ने जवाब दिया कि हाँ, ये उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी उससे बेहतर है। फिर चोई ने आगे कहा कि लेकिन अगर तुम शॉर्ट स्टोरी को चूज करो और राइटर वोल्सियन को क्रिटिसाइज करो तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुमने स्टार राइटर को या ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को ऑफेंड कर दिया तो उसका बैकलैश काफी ज्यादा हो सकता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो कैसा रहेगा अगर तुम उन दोनों में ही काम करने की कोशिश करो? मैं इसे हैंडल कर लूंगा। वुजीन ने भी सोचा कि ये उतना भी बुरा नहीं होगा। इतना सोच उसने जवाब दिया कि ठीक है। ये सुन चोई ने खुश होकर अपना मोबाइल निकालते हुए बताया कि अगले दिन तुम्हारा स्पोर्ट्स डे का भी शूट है। चलो सारी चीजों को अभी समेट लेते हैं। फिर हमें किसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। चोई वुजीन को लेकर यहाँ पहुंच चुका था। उसने वुजीन से कहा कि जितना ज्यादा हो सके उतना हाँ में ही जवाब देना, बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा। मैंने उसे ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के साथ कोऑर्डिनेट कर दिया है। वुजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। तभी वहां पर कोई आ गया। ये राइटर वोल्सियन होती है। वोल्सियन ने चोई और वुजीन को ग्रीट किया। चोई ने मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया। वहीं वुजीन ने हमेशा की ही तरह सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ग्रीट किया। ये देख वोल्सियन बोलने लगी कि मैंने सुना है तुम थोड़े रूखे हो, और वो वाकई में सच है। तुमसे ऐसी ही वाइब आ रही है। वहीं वुजीन उसे देख मन ही मन सोच रहा था कि इसकी प्रेजेंस मुझे थोड़ा अपनी माँ की याद दिलाती है। मेरी पीठ अचानक से ही कोल्ड फील कर रही है। वोल्सियन ने आगे चोई से कहा कि मैं इमीडिएटली कॉल रिसीव करके थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। सामने से चोई ने हंसते हुए उसे बताया कि ये आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है, इसलिए मुझे तुरंत ही कांटेक्ट करना पड़ा, और वो वाकई में काफी अच्छी स्क्रिप्ट है। ये सुन वोल्सियन ने वुजीन की ओर देखते हुए पूछा कि क्या वाकई में? वैसे तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है मिस्टर वुजीन? वुजीन ने बताया कि वो पहली लाइन से ही इंप्रेसिव थी। उसमें जिस तरह से ओसीडी को एक्सप्रेस किया गया है वो भी यूनिक था।
ये सुन वोल्सियन मन ही मन सोचने लगी कि इसकी वाइब बाकी एक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ी अलग है। ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्टर नहीं है और इस वजह से मैं इसकी तरफ खींची जा रही हूँ और मुझे ये बंदा चाहिए। मुझे ये यूनमी से पहले मिलना चाहिए था। इतना सोच उसने आगे कहा कि लेकिन कुछ वजह से ये एटमॉस्फेयर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा जवाब ना के करीब है। क्या मेरे प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना इतना मुश्किल है? सामने से चोई ने बताया कि सच कहूं तो हमारा जवाब हाँ के करीब है, लेकिन अभी वुजीन काफी सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। वुजीन ने भी कहा कि ये अफसोस की बात है। चोई ने आगे बताया कि मुझे लगता है कि अगर ये सिचुएशन बाहर चली गई तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, इसलिए अगर आप एक स्मॉल रोल भी क्रिएट कर सके तो मैं उसे मेरे स्केड्यूल में फिट करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रहेगी और मुझे लगता है कि आप हमारी फीलिंग्स भी समझ सकती हैं। ये सुन वोल्सियन सोच में पड़ गई। फिर उसने एक कागज टेबल पर रखते हुए पूछा कि तो ये कैसा रहेगा? इसे शूट करने में नंबर ऑफ सीन्स के मामले में 1 से 2 दिन ही लगेंगे। वुजीन ने देखा कि इस रोल का नाम था पड़ोस का मिस्टीरियस बंदा। वुजीन ने उस स्क्रिप्ट को लेकर ब्लैक स्क्वायर को टच कर लिया। सब स्पेस में पहुंचकर उसने स्क्रिप्ट देखते हुए कहा कि मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। इतना बोल उसने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि इसके लिए एक नई लैंग्वेज यानी कि साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये देख वुजीन सरप्राइज्ड हो गया। फिर उसने खुश होकर कहा कि लगता है पड़ोस का मिस्टीरियस बंदा साइन लैंग्वेज यूज करता है। ये काफी ग्रेट है। मुझे जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी उतना ही वो ज्यादा यूजफुल होगा। चूंकि ये काफी रेयर है, ये बाद में डेफिनेटली एक बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। तभी सिस्टम ने साइन लैंग्वेज की रीडिंग शुरू कर दी। वुजीन वापस से उस ग्रे जगह पे जा पहुंचा। उसने अपने सामने देखते हुए कहा कि ये शुरू होने वाला है। तभी बहुत सारे हैंड जेस्चर्स उसके अंदर आकर समाने लगे। इससे वुजीन दर्द से कराह उठा। थोड़ी ही देर में उसने साइन लैंग्वेज सीख ली। इसके बाद वो बाहर आ गया। उसने स्क्रिप्ट देखते हुए मन ही मन कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी बॉडी थोड़ी हैवी फील हो रही है, लेकिन मैं उतना भी ज्यादा थका हुआ नहीं हूँ। ये जब मैंने जापानीज सीखी थी उससे तो डेफिनेटली बेहतर है। खैर मुझे लगता है कि मैं इसे अभी से कर सकता हूँ। मुझे पता था कि वो सब स्पेस एक स्कैम नहीं है। तभी सामने से वोल्सियन ने बताया कि उसे फिल्म करने में सिर्फ 1 से 2 दिन ही लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक लाइट रोल है। ये रोल पहले 2 एपिसोड्स में काफी महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी बात कि उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी बहुत कुछ सीखने को है। वुजीन ने पूछा कि क्या आप साइन लैंग्वेज की बात कर रही हैं? साइन लैंग्वेज की बात सुन चोई चौंक उठा। सामने से वोल्सियन ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि पड़ोस के मिस्टीरियस बंदे की ऑलमोस्ट सारी लाइंस साइन लैंग्वेज में है, इसलिए ये आसान नहीं होगा। ये सुन चोई ने परेशान होते हुए पूछा कि अच्छा ऐसा क्या? फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं एक माइनर रोल चूज करके इसे आसानी से निपटाने की सोच रहा था, लेकिन साइन लैंग्वेज सीखने में तो काफी लंबा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि अब मुझे एक डिफरेंट रोल पे स्विच करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना सोच उसने कहा कि लगता है वो वाकई में एक स्टैंड आउट रोल होगा, लेकिन ये थोड़ा हैवी लग रहा है। सामने से वोल्सियन ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्या? क्या तुम्हें लगता है कि ये मुश्किल होगा? तभी वुजीन ने उसे ना में जवाब दिया। उसने कहा कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। मुझे साइन लैंग्वेज शुरू से सीखने की जरूरत नहीं है। ये सुन वोल्सियन और चोई दोनों ही हैरान रह गए। वोल्सियन ने पूछा कि क्या इसका मतलब तुम्हें साइन लैंग्वेज यूज करना आता है? वुजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन वोल्सियन ने पूछा कि तो क्या तुम मुझे थोड़ी साइन लैंग्वेज यूज करके दिखा सकते हो? वुजीन ने बताया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट। इतना बोल वो साइन लैंग्वेज यूज करके दिखाने लगा। वोल्सियन उसे देख हैरान हो चुकी थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये अपनी मूवमेंट्स को मिनिमम रख रहा है और वो एकदम नेचुरल और स्मूथ है। साथ ही वो जिन पार्ट्स में एम्फेसिस चाहिए उनकी मूवमेंट्स में स्ट्रेंथ भी डाल रहा है और अपनी आंखों से इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। आंखों में इमोशंस, आखिर वो उसे इतना परफेक्टली कैसे कर सकता है? तभी वुजीन ने कहा कि अभी के लिए बस इतना ही। ये सुन वोल्सियन हंसते हुए पूछने लगी कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें बस थोड़ा सा ही आता है, राइट? फिर हमें नेटफ्लिक्स के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहां पर ह्वारिन का मैनेजर उससे कुछ बात कर रहा होता है। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम वाकई में फ्रेंड जोन में काम करने वाली हो या बस ये देखने आई हो कि मीटिंग कैसी जाती है। ह्वारिन ने बताया कि मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं इसे करना चाहती हूँ या नहीं, इसलिए मैं अभी के लिए तो सिर्फ मीटिंग में जा रही हूँ। तुम काफी ओवरडो कर रहे हो। ये सुन उसका मैनेजर बोलने लगा कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने सडनली फ्रेंड जोन के लिए मीटिंग रखने को बोला और ये डायरेक्टर भी कॉल किए जा रहे हैं। ह्वारिन ने कहा कि उसे इग्नोर कर दो, बाद में बोल देना कि तुम मीटिंग में थे। उसके मैनेजर ने आगे कहा कि हमें वन टाइम वाली चीज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम बोल रही थी कि इसकी राइटर एक रुकी है, राइट? ह्वारिन ने पूछा कि तो क्या हो गया? हमारी एल्बम अच्छी चल रही है इसलिए ये भी ठीक है। और मैं यहाँ सिर्फ मजे के लिए नहीं आई, मैं ये देखने आई हूँ कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। ये देखने के लिए कि मेन लीड कौन है, राइटर की स्टाइल कैसी है और नेटफ्लिक्स कितना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये सुन उसके मैनेजर ने पूछा कि तो फिर उस किसिंग सीन का क्या? ह्वारिन ने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो हम उसे रिमूव करने को बोलेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वैसे भी वो नहीं करने वाली। तभी एक लेडी ने उसे ग्रीट करते हुए बताया कि जनरल डायरेक्टर की मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, तब तक क्या आप थोड़ी देर यहाँ वेट कर सकते हैं? इतना बोल उसने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया।
वारेन अपने मैनेजर से कुछ भी अजीब ना बोलने के लिए कह रही थी। तभी कमरे के अंदर से किसी ने पूछा कि आप इस मीटिंग रूम में क्यों आए। ये सुन वो लेडी चौंक गई। अंदर से उस औरत ने आगे कहा कि लगता है आप गलत जगह पर आ गए हैं, मुझे तुम्हें नेक्स्ट रूम में गाइड करना चाहिए था। तभी वारेन वुजीन को वहां पर देखकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वुजीन यहाँ पर क्या कर रहा है। वुजीन ने भी उसे देख सोचा कि वाह, ये तो वारेन है, ये काफी सुंदर है, लेकिन ये मुझे ही क्यों देख रही है, क्या मुझे उसे ग्रीट करना चाहिए। इतना सोच उसने वारेन से हेलो कहा। सामने से कोई जवाब ना पाकर वुजीन सोचने लगा कि क्या ये मुझे इग्नोर कर रही है। इसके एक्सप्रेशन भी ज्यादा अच्छे नहीं है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वहीं वारेन वुजीन को देख अंदर ही अंदर खुशी के मारे चिल्लाए जा रहे थे। उसने सोचा कि एज यूजुअल वुजीन की आवाज अमेजिंग है। फिर उसने अपना चेहरा फेरते हुए मन ही मन कहा कि मैं इसे देखे नहीं जा सकती, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। ये देख वुजीन ने हैरान होकर सोचा कि ये तो वाकई में मुझसे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही है। वारेन ने उससे नजरें मिलाए बिना ही ग्रीट करते हुए कहा कि मैंने तुम्हारा ड्रामा काफी एंजॉय किया। वुजीन ने भी उसे थैंक यू बोलते हुए सोचा कि इसकी पर्सनैलिटी काफी यूनिक है। वहीं वारेन की शर्म के मारे हालत खराब हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा कि अब मुझसे ये और नहीं झेला जाएगा, मुझे खुद को शांत करने के लिए कहीं जाना होगा। इतना सोच उसने अपने मैनेजर को वहां से चलने को बोला। वो तुरंत ही अपने मैनेजर के साथ वहां से निकल गई। ये देख वुजीन चोई से फुसफुसाकर बोलने लगा कि क्या वारेन की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब नहीं है। चोई ने बताया कि वैसे मैंने उसके बारे में कुछ बुरा तो नहीं सुना, लेकिन वो कोई वार्म पर्सन भी नहीं है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो। वुजीन ने कहा कि बस ऐसे ही। फिर उसने मन ही मन सोचा कि वारेन तो वाकई में कोल्ड है, खैर उससे मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सामने से वो औरत वुजीन से माफी मांगकर बोलने लगी कि लगता है हमारे स्टाफ के मेंबर से एक छोटी सी गलती हो गई है। वुजीन ने कहा कि कोई बात नहीं। चोई ने आगे पूछा कि लेकिन आप मिस वारेन के साथ क्या करने का प्लान कर रही हैं। सामने से उस औरत ने बताया कि सच कहूं तो हम भी थोड़ा सरप्राइज्ड हैं, वो भी यहाँ फ्रेंड जोन से रिलेटेड मीटिंग के लिए आई है। हालांकि मुझे लगता है कि वो बस एक कैजुअल मीटिंग ही होगी, क्योंकि वो कुछ प्रोजेक्ट या किसी चीज के बारे में है, इसलिए वो शायद बस चीजों की फील लेने ही आई होगी। चोई ने भी ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहा कि मिस वारेन जैसे किसी को एक वन टाइम चीज के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से उस औरत ने चोई की बात से अग्री करते हुए कहा कि लेकिन वारेन के बिना भी वुजीन का यहाँ होना इनफ है, राइट राइटर। उसके पास बैठी राइटर ने भी खुश होते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो वुजीन से पूछने लगी कि लेकिन क्या तुम्हारा फ्रेंड जोन को चूज करने के पीछे कोई रीजन है। वुजीन ने मन ही मन कहा कि हाँ रीजन तो है, और वो ये है कि इसमें एक किसिंग सीन है, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता। इतना सोच उसने बताया कि मुझे ये पसंद आया कि स्क्रिप्ट बिना किसी अननेसेसरी फ्लफ के सीधा पॉइंट पे जाती है। उसकी ओवरऑल वाइब भी काफी ग्रेट है। ये सुन उस राइटर ने खुश होते हुए सोचा कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं देख सकती हूँ। तभी उस औरत ने वुजीन से पूछा कि लेकिन क्या तुम सिंगिंग कर सकते हो, या क्या तुम पियानो या कुछ बजा सकते हो। ये सुन वुजीन कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि ये लोग अचानक से सिंगिंग और पियानो की बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ये सब्जेक्ट चेंज क्यों किया जा रहा है। फिर उसने मन ही मन खुद की जियान जैसी सिंगिंग याद कर जियान जैसे ही कॉन्फिडेंस से सोचा कि मैं अपनी सिंगिंग को लेकर एक्चुअली मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। जब मैं कराओके जाता हूँ तो मैं वाकई में शाइन करता हूँ, मैं पियानो में भी उतना बुरा नहीं हूँ। इतना सोच उसने जवाब दिया कि हाँ मैं उसमें उतना भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं। सामने से उस राइटर ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ाते हुए बताया कि ये सेकंड एपिसोड के एक सीन के लिए है, ना कि पहले एपिसोड के। उस सीन में मेल लीड सिंगिंग करते हुए पियानो बजाता है। ये सुन चोई ने पूछा कि तो राइटर उसमें किस तरह की वाइब डाल रही है। उस राइटर ने जवाब दिया कि कुछ प्रोफेशनल सिंगर और पियानिस्ट जैसा। ये सुन चोई सोच में पड़ गया। ये देख सामने से वो औरत बोलने लगी कि ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऑर्डिनरी भी चल जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो सिंगिंग और पियानो बजाना दोनों ही एडिटिंग से कवर कर लिया जाएगा। राइटर ने भी उस औरत की बात में हामी भरते हुए कहा कि ये सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वुजीन ने उन्हें बताया कि मैं सिंगिंग और पियानो बजाने में उतना भी बुरा नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ ठीक है, और साथ ही क्या मुझे एपिसोड 2 से लेकर बाकी की स्क्रिप्ट भी मिल सकती है। राइटर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तुम मेल लीड हो। इतना बोल वो लोग हंसने लगे। पास ही के कमरे में बैठी वारेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग हंस क्यों रहे हैं। वो मन ही मन बोलने लगी कि उन लोगों ने वुजीन के साथ क्या करने का डिसाइड किया, मैं वाकई में क्यूरियस हूँ। तभी वो औरत और राइटर उसके कमरे में आ पहुंचे। उस औरत ने वारेन से पूछा कि कहीं हमने तुमसे ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना। वारेन ने भी चौंकते हुए उन्हें ना में जवाब दिया। उस औरत ने उसके सामने बैठते हुए कहा कि सबसे पहले तो मीटिंग के लिए अग्री करने के लिए थैंक यू। वारेन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि स्क्रिप्ट काफी इंट्रीगिंग थी। इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या इनकी वुजीन के साथ मीटिंग खत्म हो गई। उस औरत ने आगे कहा कि डिटेल्स डिस्कस करने से पहले, चूंकि तुमने स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए मुझे सबसे पहले ये मेंशन करना चाहिए कि तुम्हारा काउंटर पार्ट कौन होगा। वहीं वारेन सोच रही थी कि क्या मुझे वुजीन के बारे में पूछने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। तभी उस औरत ने बताया कि फ्रेंड जोन का मेल लीड कांग वुजीन है। ये सुन वारेन चौंकते हुए शर्माने लगी।
वो खुश होकर वूजिन के बारे में सोचने लगी कि ये काफी औसम है। वहीं सामने से वो औरत उसे बता रही थी कि वूजिन ने बस थोड़ी देर पहले ही कंफर्म किया है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग उस बात को ध्यान में रखकर मीटिंग को प्रोसीड कर सकते हैं, और लगता है कि वो प्रेस के सामने अगले हफ्ते अनाउंस कर दिया जाएगा। तभी ह्वारिन का मैनेजर बोलने लगा कि डायरेक्टर, मैं मिस्टर वूजिन के बारे में समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले कुछ कंडीशंस मेंशन करने दीजिए। उस औरत ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन वो मैनेजर तुरंत ही बोलने लगा कि स्क्रिप्ट की पहली लाइन वाला किसिंग सीन रिमूव कर दीजिए। लेकिन तभी वो दर्द से कराह उठा। दरअसल ह्वारिन ने उसके पैर पे अपना पैर रख दिया था। वो उसे खतरनाक नजरों से घूरते हुए चुप होने को बोल रही थी। ये देख उसका मैनेजर भी डर गया। फिर हमें बाहर चोई की गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। वूजिन एपिसोड 2 की स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। उसने उस स्क्रिप्ट को लेकर ब्लैक स्क्वायर को टच कर लिया। फिर सब स्पेस में पहुंचकर वो स्क्रिप्ट को चेक करने लगा। वो उसका ग्रेड B+ देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो बोलने लगा कि लेकिन फ्रेंड जोन का ओरिजिनली तो ग्रेड B था ना, क्या पिछले दिन कुछ चेंज हुआ है? क्या ये मेरी वजह से है? क्या ये मेरे मेल लीड के तौर पे कंफर्म होने की वजह से इंक्रीज हुआ है? क्या मेरी जीनियस सही में अवेकनिंग है? क्या ये वाकई में मेरी वजह से है? तो फिर बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या? इतना सोच उसने बाकी प्रोजेक्ट्स को देखा, लेकिन उनका ग्रेड वैसा का वैसा ही था। ये देख उसने कहा कि फ्रेंड जोन की रेटिंग इंक्रीज हुई है, लेकिन बाकी की अभी भी सेम ही है। क्या इसकी कोई और कंडीशंस भी होगी? तभी फ्रेंड जोन वाली स्क्रिप्ट में कुछ होने लगा। उसका ग्रेड फिर से इंक्रीज होकर ग्रेड A हो गया। वुजीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अभी अभी क्या हुआ? सबसे पहले मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए। सब स्पेस से बाहर आकर वो अभी भी सोच रहा था कि आखिर फ्रेंड जोन में क्या चेंज हुआ है। तभी चोई किसी से फोन पे बात करने लगा। फिर उसने वुजीन से पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। मुझे अभी नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव टीम से एक कॉल आया था और उन्होंने कहा कि ह्वारिन ने फ्रेंड जोन में हिस्सा लेने का निर्णय कर लिया है। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या उसे पता नहीं है कि मैं उसका मेल लीड हूँ। वो डेफिनेटली मुझे इग्नोर कर रही थी। इतना सोच उसने चोई से पूछा कि उसे पता नहीं होगा कि मैं उसका को-स्टार होने वाला हूँ, राइट? आगे से चोई ने कहा कि वो लोग बता रहे थे कि उन्होंने मीटिंग में यही चीज उसे सबसे पहले बताई थी। ये सुन वुजीन कंफ्यूज हो गया। उसका परेशानी के मारे चेहरा उतर गया। वहीं चोई अभी भी पूछ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, हालांकि ये अच्छा भी है, लेकिन फिर भी। वहीं वुजीन सोचने लगा कि तो इसलिए स्क्रिप्ट का ग्रेड इंक्रीज होकर ग्रेड A हो गया। लेकिन ह्वारिन, वो सुंदर तो है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी वियर्ड लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उसे मैं पसंद नहीं। भले ही मेन लीड ग्रेट ना हो, लेकिन क्या एक्टर को सिर्फ अपने एक्टिंग के काम में मेहनत नहीं करनी चाहिए? लेकिन फिर भी मैं एक ग्रेड A पर गिव अप नहीं कर सकता। अब मेरा मोटिवेशन कम होने लगा है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग पर ही अच्छे से फोकस करूंगा। ऐसे ही वुजीन द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ और फ्रेंड जोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। फिर हमें उस स्पोर्ट्स डे यूट्यूब चैनल के रिकॉर्डिंग का दिन दिखाया जाता है। वहां एक टेबल के सामने स्टाफ के लोग कैमरा सेटअप कर रहे थे। यहाँ का नजारा देख वुजीन ने हैरान होकर सोचा कि ये क्रेजी है। यहाँ पे काफी सारे कैमरास और बहुत सारे लोग भी हैं, और ऊपर से उन्होंने फिल्मिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। मैं नर्वस हो रहा हूँ। मुझे खुद को संभालना होगा। शांत रहने की कोशिश करो, गहरी सांसें लो और कंसेप्ट को भूलो मत। तभी पीछे से चोई हंसते हुए पूछने लगा कि तुम नर्वस तो नहीं हो ना? तुमने ऑलरेडी काफी सारे स्पोर्ट्स डे वैरायटी शोज देखे होंगे। ये सुन वुजीन ने मन ही मन कहा कि नर्वस, यहाँ मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। लेकिन उसने हमेशा की ही तरह चैट बनते हुए कहा कि मुझे लगता है ये काफी मजेदार होगा। चोई भी हंसते हुए बोलने लगा कि हाँ तुम सही हो, तुम इसे अपने तरीके से करो, तुम्हें कुछ भी ज्यादा या एक्स्ट्रा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। वुजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया और फिर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी वहां पर कोई आ गया। ये बंदा डायरेक्टर बियोंग होता है। बियोंग ने वुजीन को ग्रीट करते हुए कहा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं तुम्हारा ड्रामा वाकई में एंजॉय कर रहा हूँ। वहीं वुजीन बहुत सारे लोगों का अटेंशन खुद पर पाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने भी बियोंग को ग्रीट किया। बियोंग आगे बोलने लगा कि तुमने असिस्टेंट पार्ट के कैरेक्टर को काफी कन्विंसिंगली जिंदा कर दिया है। वो रोल उतना भी आसान नहीं रहा होगा, राइट? सामने खड़े वुजीन ने सोचा कि अब मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये लोग कैमरे पर कैसा रिएक्शन कैप्चर करेंगे? इतना सोच उसने एक छोटा सा हाँ में जवाब दे दिया। ये देख बियोंग हैरान रह गया। उसने सोचा कि ये मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं जा रहा। वुजीन एक एंशिएंट ओक के पेड़ जितना सॉलिड है, यहाँ एनर्जी ज्यादा नहीं है। इतना सोच उसने ऑकवर्डली हंसते हुए वुजीन से कहा कि तुम्हारा रिस्पॉन्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या आप अभी अपने सेंस में तो है ना? क्या आप काफी ज्यादा नर्वस हैं? वुजीन को उसकी खुद के सेंस वाली बात समझ नहीं आई। उसने बताया कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। ये सुन बियोंग कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा कि क्या ये डिटर्मिनेशन का सैलाब है या टोटल डिजास्टर। आखिर इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है? इतना सोच उसने वुजीन से आगे कहा कि अभी के लिए प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। वुजीन भी उसे हाँ में जवाब देकर वहां से निकलने लगा। बियोंग को वो काफी अजीब बंदा लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने बियोंग को आवाज लगाई। यॉन ने मुस्कुराकर ग्रीट करते हुए कहा कि हम लोग आ चुके हैं। उसके पीछे खड़े जुंगमीन ने भी बियोंग को ग्रीट किया। बियोंग ने भी खुश होते हुए उन्हें ग्रीट किया। फिर उसने अनाउंस किया कि जितने भी एक्टर्स यहाँ हैं वो प्लीज अपने माइक्रोफोन्स पहन लें और अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम लोग जल्द ही इसे शुरू करेंगे। सारे लोगों ने उसे हाँ में जवाब दिया।
थोड़ी देर बाद फिल्मिंग स्टार्ट हो गई। ये देख वुजीन ने मन ही मन कहा कि ये फाइनली स्टार्ट हो रहा है। मुझे कॉन्सेप्ट को याद रख के ऑथेंटिक रिएक्शंस देने होंगे, मुझे ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। तभी सामने से बियोंग ने बोलना शुरू किया कि मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी खुशी हुई। अभी हम सुपर पॉपुलर ड्रामा प्रोफाइलर हारियांग की कास्ट के स्पोर्ट्स डे को ज्वाइन करने से काफी थ्रिल्ड है। क्या आप हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को एक क्विक हेलो बोल सकते हैं? ये सुन झुंगमीन ने हेलो बोलते हुए बताया कि मेरा नाम झुंगमीन है और मैं प्रोफाइलर हारियांग में ह्यूंग का रोल प्ले कर रहा हूँ। इसके बाद बाकियों ने भी अपना इंट्रोडक्शन कंटिन्यू किया। वहीं व्यूजीन पैनिक होते हुए सोच रहा था कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करनी होगी। इतना सोच वो मन ही मन अपना इंट्रोडक्शन दोहराने लगा। तभी बियोंग ने वुजीन से कहा कि तुम ऐसे एक्टर हो जिसके बारे में अभी सबसे ज्यादा बात की जा रही है, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वुजीन ने भी चौंकते हुए खुद से कहा कि ठीक है, जैसा मैंने प्रैक्टिस किया था वैसे ही। इतना सोच वो बोलने लगा कि मुझे भी आप लोगों से पहली बार मिलकर खुशी हुई। मैं कांग वुजीन हूँ और असिस्टेंट पार्क ड्रामा में प्रोफाइलर हारियांग का रोल प्ले कर रहा हूँ। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि ये उतना भी बुरा नहीं था, ये पास होने के लिए अच्छा था। वहीं उसके सामने खड़ा डायरेक्टर कंफ्यूज था। फिर वहां खड़े सारे लोग एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। वुजीन को समझ नहीं आया कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। तभी उसके पास बैठी योन ने पूछा कि क्या तुमने अभी अभी ड्रामा को असिस्टेंट पार्क कहा? लगता है तुमने थोड़ा मिक्स कर दिया। ये सुन वुजीन ने चौंकते हुए मन ही मन कहा कि हो गया कांड, मैंने सोचा नहीं था कि ये उलट पुलट हो जाएगा। इतना सोच उसने मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि ये मैंने जानबूझकर किया है। ये सुन योन मुंह बनाकर पूछने लगी कि क्या वाकई में? क्या परफेक्ट असिस्टेंट पार्क ने जानबूझकर गलती की? तुम शूट के दौरान तो एकदम लकड़ी की तरह स्टिफ थे। वुजीन ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। वहीं बियोंग सोच रहा था कि ये काफी फनी हो सकता है, ये इतना सीरियस है कि ये चार्मिंग है। फिर वो वुजीन से बोलने लगा कि ये लोग कह रहे हैं कि तुम शूटिंग के दौरान एक लकड़ी की तरह स्टिफ थे, तो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल पार्ट कब था? सामने से वुजीन जिसकी की जान निकली जा रही थी उसने जवाब दिया कि अभी। ये सुन सारे लोग फिर से हंसने लगे। बियोंग ने भी कहा कि मैं समझ गया। चलो इस मोमेंटम को कंटिन्यू करते हैं और अगले सेगमेंट पे चलते हैं, जो कि है दी कैरेक्टर गेम। आप सोच रहे होंगे कि ये दी कैरेक्टर गेम क्या है। इसमें सामने वाले को किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर दिखाई जाती है और उन्हें एक सेकंड के अंदर अंदर उसका नाम बोलना होता है। अगर एक्टर्स उन सेलिब्रिटीज का नाम हर बार करेक्टली बता दें तो उन्हें इनाम मिलेगा। इसमें टोटल 10 इनाम है। ऐसे ही गेम शुरू हो जाती है और किसी के गलत जवाब देने पर बियोंग एक इनाम को रिमूव करवा देता है। ये देख वो एक्टर बोलने लगा कि मैंने गलती कर दी, मैं डायरेक्टर ताइक का नाम भी नहीं बोल पाया। डायरेक्टर बियोंग ये काफी क्रूअल है, मैं ऑलरेडी 6 बार गलत जवाब दे चुका हूँ। वहीं पीछे खड़ा वुजीन सोच रहा था कि किस्मत से मैं आगे नहीं हूँ, अच्छा हुआ कि ये मेरी बारी नहीं है, मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से फेमिलियर भी नहीं हूँ। तभी बियोंग ने उसकी तरफ एक पिक्चर दिखाते हुए कहा कि मिस्टर वुजीन आप काफी शांत हैं, चलिए इस बार आपसे स्टार्ट करते हैं। ये सुन वुजीन चौंक गया। फिर उसने जल्दी से उस सेलिब्रिटी का नाम बता दिया। वो मन ही मन चैन की सांस लेते हुए बोलने लगा कि किस्मत से ये एक फेमस हॉलीवुड एक्टर था। बियोंग ने उसे बताया कि सही जवाब। फिर उसने मन ही मन सोचा कि क्या इसने अभी एक्सेंट के साथ बात की। इसके बाद बियोंग ने बाकियों से पूछना जारी रखा। फिर उसने वापस से वुजीन को एक पिक्चर दिखाते हुए कहा कि अब तुम्हारी बारी, ये काफी आसान है, सही जवाब देने पर तुम जीत जाओगे। वुजीन वो फोटो देखकर कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। वो सोचने लगा कि आखिर ये फोटोशूट क्यों है, क्या ये मुझे कंफ्यूज करने के लिए है? तभी बियोंग ने कहा कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। वाह, ये वाला काफी आसान था, अब हम क्या करें? ये सुन वुजीन ने पूछा कि लेकिन वो कौन था? तभी उसके पास बैठी यियोन ने गुस्से से उसे एक चपत मारते हुए कहा कि ये मैं थी। ये सुन वुजीन बोलने लगा कि वो फोटो थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। ये सुन यियोन और भी भड़क गई। वहीं बियोंग चोई से पूछ रहा था कि क्या वुजीन थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेता है। चोई ने बताया कि थोड़ा बहुत नहीं, उसकी इंग्लिश नेटिव लेवल पे है, साथ ही वो जापानीज भी बोलता है। नेटिव लेवल की बात सुन बियोंग ने सोचा कि मुझे ऐसा ही कोई चाहिए था अपने ओवरसीज वैरायटी शो के लिए, फॉरेन लैंग्वेज की स्किल्स। क्या मुझे इसकी गहराई टेस्ट करनी चाहिए? इतना सोच उसने चोई से पूछा कि जब आप नेटिव लेवल की बात करते हो तो आप कितनी प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे हैं? क्या हम लोकल लेवल की फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं? ये सुन चोई ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो सोचने लगा कि जब मैंने नेटिव लेवल की बात की तो बियोंग के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हुए थे। वैसे मैंने सुना है कि वो एक नए ओवरसीज वैरायटी शो की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ये उसके बारे में है? इतना सोच उसने मुस्कुराते हुए बियोंग को बताया कि वुजीन लोकल लेवल से भी बियॉन्ड है, कोरियन, इंग्लिश, जापानीज और यहाँ तक की साइन लैंग्वेज भी। इस बात का सेंस तो बनता है क्योंकि वुजीन इंटरनेशनल है। ये सुन बियोंग ने पूछा कि क्या वुजीन विदेश में रहा है, लेकिन कितने वक्त के लिए? चोई ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि वो लंबे वक्त तक रहा होगा, इसलिए वो शायद ओवरसीज के एनवायरनमेंट से काफी फेमिलियर है। लेकिन आप वुजीन की फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बियोंग ने हंसकर उसकी बात टालते हुए बताया कि ये तो बस मैंने नोटिस किया कि उसकी पहले वाली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन काफी इंप्रेसिव थी, इसलिए मैं क्यूरियस था कि क्या वो फ्लुएंट है। ये सुन चोई बोलने लगा कि अच्छा ऐसा क्या, अगर आप चाहो तो आप शूट के बाद और भी सुन सकते हैं। बियोंग ने भी हंसते हुए कहा कि मैं जरूर सुनूंगा।
फिर चोई ने मन ही मन कहा कि वूजिन, क्या अब तुम डायरेक्टर बियोंग को भी चाम कर रहे हो? तुम एक मास्टर मछुआरे बन रहे हो। अपने डेब्यू से लेकर अब तक आखिर तुमने कितने इंडस्ट्री जायंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। फिर शो खत्म करके वो लोग निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठा वूजिन चैन की सांस ले रहा था। आगे से चोई ने उसे बताया कि तुमने काफी अच्छा किया। क्या तुम्हें पता है कि प्रोफाइलर हारियांग के एपिसोड 3 और 4 एयर हो चुके हैं? वो इनक्रेडिबली पॉपुलर है। ये सुन वूजिन ने सोचा कि मैं इतना बिजी था कि मैं इसे पूरी तरह से भूल गया था। एपिसोड 4 असिस्टेंट पार्क का आखिरी अपीयरेंस होने वाला है, लेकिन एपिसोड 4 ह्यूंग के असली गुनहगार को पकड़ लेने से और असिस्टेंट पार्क जिसको कि इनक्योरेबल डिजीज थी उसके डिटेंशन सेंटर में खुद को लटका लेने से खत्म होता है। मुझे आर्टिकल्स या कम्युनिटी का रिएक्शंस चेक करना चाहिए। इतना सोच वो अपने मोबाइल पे आर्टिकल्स चेक करने लगा। वो इतने इनक्रेडिबल रिएक्शंस देख हैरान रह गया। असिस्टेंट पार्क का नाम पब्लिक ओपिनियन और मीडिया में हर जगह मेंशन किया जा रहा था। तभी आगे से चोई ने पूछा कि जिस हिसाब से तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मूव करने का टाइम हो गया है? जैसे ही तुम बाहर निकलोगे तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। वुजीन मूव करने की बात सुन सोच में पड़ गया। चोई ने आगे बताया कि मैं कंपनी के पास ही एक लीज ऑफिस अरेंज कर दूंगा। तुम जितना जल्दी हो सके अपनी चीजें पैक कर लो। वुजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो हंसते हुए मन ही मन सोचने लगा कि अगर कोई मुझे सोल में जगह ऑफर कर रहा हो तो उसे मना करने की कोई वजह नहीं है। तभी चोई ने आगे बताया कि तुमने अभी अभी अपनी पहली एडवर्टाइजमेंट डील पा ली है। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि क्या ये टीवी या यूट्यूब पे दिखाई जाने वाली एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है? क्या मैं वैसी एडवर्टाइजमेंट करूंगा? इतना सोच उसने चोई से पूछा कि कैसी एडवर्टाइजमेंट? चोई ने बताया कि हैमबर्गर की एडवर्टाइजमेंट। ये सुन वुजीन पूरी तरह से हैरान रह गया। चोई ने आगे कहा कि लगता है तुम्हें इस चीज का रफ अंदाजा तो होगा ही। वुजीन ने मन ही मन कहा कि मुझे नहीं पता। एक हैमबर्गर ही क्यों? तभी उसे प्रोफाइलर हारियांग की शूटिंग का इंटेरोगेशन वाला सीन याद आ गया। वहां पर एक लाइन थी जिसमें असिस्टेंट पार्क ने कहा था कि उसे हैमबर्गर्स पसंद है। चोई ने भी उसे बताया कि तुम्हारे इंटेरोगेशन रूम वाले सीन में उसे खाने की वजह से ब्रांड तुम्हें पॉजिटिवली देखती है। मैंने सुना है कि उस एपिसोड के बाद उनकी सेल्स इंक्रीज हुई थी। खैर, ये कैसा रहेगा? ये काफी अच्छा फील हो रहा होगा, राइट? अपने डेब्यू के 2 महीनों बाद ही एक एडवर्टाइजमेंट मिलना, ये एक रिकॉर्ड है। वुजीन ने वैसे ही सीरियस टोन में जवाब दिया कि हाँ ये अमेजिंग है, लेकिन मन ही मन वो इस बात से काफी ज्यादा खुश था। चोई ने आगे बताया कि ऊपर से ब्रांड फॉर्मल टीवी कमर्शियल और यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट्स भी चलाने वाली है। ये काफी बड़ा होगा, राइट? एक इतनी बड़ी चीज के साथ तुम्हें काफी अच्छे से पे भी किया जाएगा। वुजीन ने पूछा कि क्या ये वन टेक रहेगा? चोई ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि पहली एडवर्टाइजमेंट यूजुअली सिंगल टेक के तौर पे ही की जाती है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें तुम्हारे साथ फॉर्मल एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मॉडल के तौर पे एक्सटेंड करना है या नहीं। क्या तुम इसके साथ जाना पसंद करोगे? तुम्हें इसके बारे में कोई खराब फीलिंग तो नहीं होगी, राइट? वुजीन ने मन ही मन हाँ में जवाब देते हुए सोचा कि अगर एडवर्टाइजमेंट फेल भी हो गई तो क्या ही हो जाएगा, इससे मेरा एक्सपोजर ही बढ़ेगा। इतना सोच उसने चोई से कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन फॉर्मेट के बारे में क्या? चोई ने पूछा कि क्या तुम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो असिस्टेंट पार्क से इंस्पायर हुआ लगता है। तुम इसे ऐसे सोच सकते हो कि असिस्टेंट पार्क कैजुअली एक हैमबर्गर एंजॉय कर रहा हो। वुजीन ने भी ये सुन सोचा कि ये कॉन्सेप्ट मैं एक ही बार में आसानी से समझ पा रहा हूँ। चोई ने आगे बताया कि मैंने सारे माइनर एंटरटेनमेंट अपीयरेंसेस और अलग अलग मीडिया इंटरव्यू रिक्वेस्ट्स को भी रिजेक्ट कर दिया है। इस तरह की सिचुएशन जहां तुम्हारा स्टेटस बढ़ रहा है उसमें उस तरह की चीजों में जाना एक लॉस होगा। फ्यूजन को उसकी कोई बात समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसने उसकी बात से अग्री करते हुए समझने का नाटक किया। चोई ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि उसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ मैगजीन फोटोशूट्स लाया हूँ जिन्हें तुम फटाफट निपटा सकते हो, और अगले दिन से पीआर टीम भी तुम्हारे टीजर से भरे हुए कुछ आर्टिकल्स रिलीज करेगी। हारियांग निपट चुका है, इसलिए चलो प्रमोशंस को प्रॉपरली चलाते हैं और कुछ अटेंशन खींचते हैं। ऐसे ही अगले दिन से चोई के कहे मुताबिक आर्टिकल्स रिलीज होना शुरू हो गए। पिछली बार आर्टिकल्स प्रोफाइलर हारियांग या असिस्टेंट पार्क से रिलेटेड थे, लेकिन इस बार आर्टिकल्स में सिर्फ व्यूजीन से रिलेटेड टीजर्स ही थे। उसके अगले प्रोजेक्ट यानी कि थ्रिलर मूवी और द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ के बारे में भी आर्टिकल्स छपना शुरू हो चुके थे। इस न्यूज को लेकर मीडिया और पब्लिक के ओपिनियन मिक्स्ड थे। वो अमेजिंग और डिसअपॉइंटिंग की कोएग्जिस्टेंस जैसा था, और प्रोफाइलर हारियांग के एपिसोड 5 की व्यूअरशिप रेटिंग्स के साथ ही मीडिया का वुजीन में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि असिस्टेंट पार्क की डेथ के बाद व्यूअरशिप रेटिंग गिरने लगी थी। एक ही दिन में व्यूअरशिप का 4% ड्रॉप होना एक अलग ही फिनोमिनन था। वुजीन का मीडिया में मेंशन कंटिन्यू होता रहा और इस वजह से उसका रिकॉग्निशन भी बढ़ता गया। अब वुजीन अनजान नहीं रहा था, उसने अब खुद को अटेंशन गेन कर रहे एक्टर्स में एस्टैब्लिश कर लिया था। फिर हमें बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट का ऑफिस दिखाया जाता है। वुजीन जांग और येजुंग के साथ चलते हुए अपना मोबाइल देख सोच रहा था कि चोई के कहे मुताबिक काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं और वो सब सिर्फ मेरे बारे में ही है। तभी येजुंग ने उसे आवाज लगाते हुए बताया कि फाइनली अब तुम्हारा फैन क्लब बन चुका है। ऐसा लगता है कि वो अभी अभी बना है, लेकिन उसमें पहले से ही 3000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। अब शायद तुम्हें एक फैन मीट एंड ग्रीट या एक फैन साइनिंग इवेंट की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, राइट? ये सुन वुजीन कंफ्यूज हो गया। येजुंग ने आगे कहा कि मुझे ये बात नहीं पता कि पीआर टीम ने फैन क्लब मैनेजर को कांटेक्ट किया है या नहीं।
हमें भी अब कुछ एक्शंस लेना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मैनेजर की आईडी में लिखा है फीमेल रिलेटिव। ये थोड़ा अजीब है। ये सुन वुजीन ने सोचा कि ये अजीब सा निकनेम किस लिए? ऐसा तो है नहीं कि वो मेरी बहन कांग ह्यून हो। ये सब सोचते हुए वो लोग अंदर पहुंच गए। चोई और वुजीन ने एक दूसरे को ग्रीट किया। योन ने भी कहा कि किस्मत से मुझे तुम्हारा चेहरा देखने को मिल गया, मैं बस निकलने ही वाली थी। वहीं वुजीन उसकी खूबसूरती देख सोच रहा था कि इसकी ब्यूटी इस बार भी एक्सप्लोसिव है। तभी उसकी नजर वहां बैठे एक और बंदे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये बंदा हट्टा कट्टा है और उसका लुक एग्जैक्टली यंग दे जैसा ही है। तभी यंग दे पीछे मुड़ गया। ये देख वुजीन पूरी तरह से हैरान रह गया। यंग दे को वहां देख वुजीन के होश उड़ चुके थे। योन ने उससे कहा कि ये तुम्हारा दोस्त ही है जो तुम्हारे साथ सुपर एक्टर के ऑडिशन पे आया था, राइट? मुझे इसका चेहरा याद है। ये सुन वुजीन परेशान होकर मन ही मन बोलने लगा कि प्लीज मत याद करो। वहीं योन यंग दे से पूछ रही थी कि क्या वो ऑडिशन के दिन था? तुमने मुझे बताया था कि व्यूजीन सिर्फ एक डिजाइनर ही है, राइट? यंग दे ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। वहीं व्यूजीन परेशान होकर मन ही मन सोच रहा था कि ये क्रेजी है। क्या मैं यहाँ से निकल जाऊं या इसे टाल दूं? क्या इसे मेरे सीरियस एक्ट के बारे में ऑलरेडी पता चल गया होगा या नहीं? तभी योन ने उससे कहा कि तुम्हें भी अपने दोस्त से कुछ बात करनी चाहिए, राइट? ये सुन वुजीन ने सीरियस एक्ट करते हुए यंग दे से कहा कि हमें मिले काफी वक्त हो चुका है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यंग दे को उसका बिहेवियर देख समझ नहीं आया कि आखिर व्यूजीन ऐसे सीरियस क्यों एक्ट कर रहा है। जरूर कुछ अजीब है। इसकी आंखें इंटेंस हैं और एक्सप्रेशन कोल्ड है। ये यूजुअल वुजीन से एकदम अलग है। इतना सोच वो वुजीन को देखने लगा। फिर उसने यॉन और चोई की तरफ देख सोचा कि अब मैं समझा। इतना सोच उसने भी वुजीन के नाटक में साथ देते हुए कहा कि वुजीन तुम अब काफी ज्यादा चीयरफुल हो गए हो। ये सुन यॉन चौंक गई। वहीं यंग दे ने भी वुजीन को देख उसे आंख मार दी। वुजीन मन ही मन बोल रहा था कि भाई अब इसे और मत बढ़ा। वहीं यॉन हैरान होकर पूछ रही थी कि क्या तुम इसे चीयरफुल कहते हो? तभी चोई ने यंग दे से पूछा कि अगर तुम वुजीन को चीयरफुल कह रहे हो तो क्या इसका मतलब वुजीन पास्ट में अलग था? यंग दे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि ये अभी जितना है उससे भी ज्यादा सीरियस हुआ करता था। वो कूल था लेकिन थोड़ा अलग और रूखा भी था। तभी वुजीन ने उसके पीछे से एल की तरह आते हुए कहा कि बंद करो, अब चुप हो जाओ। फिर उसने चोई से पूछा कि ये यहाँ क्यों है? चोई ने पूछा कि क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं? हम लोग नया स्टाफ हायर कर रहे हैं और यंग दे ने भी एप्लीकेशन सबमिट की थी। मैंने सुना कि वो तुम्हारा दोस्त था इसलिए मैं उससे अलग से बात कर रहा था। ये सुन वुजीन सोचने लगा कि नया स्टाफ, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे इसे मार डालना चाहिए? फिर उसने चोई से कहा कि मुझे जरा थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपने दोस्त के साथ प्राइवेटली बात करना चाहता हूँ। चोई ने भी उसे ठीक है कहा। तभी योन ने यंग दे से पूछा कि लेकिन तुम वुजीन को ऑडिशन में क्यों लाए थे? ऐसा तो होगा नहीं कि वुजीन ने खुद से आने को कहा होगा। ये सुन यंग दे ने मन ही मन कहा कि ये सब मील की ट्रीट और योन की वजह से ही हुआ था, लेकिन मैं ये तो बता नहीं सकता। इतना सोच उसने कहा कि व्यूजीन डिजाइन में अच्छा था, लेकिन मुझे लगा कि उसका ऐसे ही बोर होने पर एक्ट करना बर्बादी होगी। तभी उसे पीछे से व्यूजीन ने पकड़ते हुए कहा कि अब चलो यहाँ से। इतना बोल वो यंग दे को खींचते हुए वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद योन पूछने लगी कि व्यूजीन पास्ट में कितना सीरियस रहा होगा। लगता है उसका पास्ट मैंने जितना सोचा था उससे भी वर्स है। चोई ने भी उसकी बात से एग्री किया। फिर उसने कहा कि लेकिन उन सब के बीच में वुजीन ने चुपचाप अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाया और खुद को एक्टिंग करना सिखाया। योन ने भी कहा कि मैं ये समझ नहीं पा रही। खैर ये बात तो क्लियर है कि वो अब डेफिनेटली ब्राइटर हो रहा है, राइट? चोई ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। योन ने आगे पूछा कि क्या बोर होने पर एक्टिंग करने से ही वो बच पाया है? और ऐसे ही यहाँ पर कंफ्यूजन का महल बन चुका था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वुजीन ने यंग दे से पूछा कि क्या तुम क्रेजी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने से यंग दे बोलने लगा कि तुमने भी हमें नहीं बताया था। क्योंकि तुमने हमें अपनी न्यूज, मूवीज और ड्रामा से सरप्राइज किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तभी वुजीन ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा कि तुमने ऑलमोस्ट सब बिगाड़ ही दिया था। यंग दे ने भी गुस्सा होकर पूछा कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? फिर उसने आगे पूछा कि लेकिन तुम योन के सामने ऐसे सीरियस एक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम ऐसे सीरियस बनके कूल एक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने एक एक्टर के तौर पे डेब्यू किया है? वुजीन ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि ये बस हो गया। लेकिन तुमने हमारी कंपनी में इंटरव्यू क्यों दिया? जिस कंपनी में तुम काम कर रहे थे उसका क्या हुआ? सामने से यंग दे ने बताया कि वैसे भी मैं जॉब चेंज करने की सोच ही रहा था। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफी इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए इनकी टाइमिंग मैच हो गई। चूंकि तुम एक्टर हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन प्रेसिडेंट चोई ने कहा कि वो उसके लिए हायर नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि मैं मैनेजर के असिस्टेंट और गार्ड के तौर पे शुरुआत करूं, और वो उसके लिए मान गए। ये सुन वुजीन ने पूछा कि तुम काम कब से शुरू कर रहे हो? यंग दे ने बताया कि 1 महीने में। मैं अपनी कंपनी में सारी चीजें समेट लूंगा और अगले महीने से शुरू कर दूंगा। वुजीन ने पूछा कि क्या तुम सीरियस हो? यंग दे ने कहा कि हाँ वाकई में। ये सुन वुजीन ने सोचा कि एक पहचान वाले बंदे का होना ठीक ही रहेगा। फिर यंग दे ने उससे पूछा कि क्या तुम ये सीरियस एक्ट वाला कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करने वाले हो? वुजीन ने बताया कि अब मैं वापस नहीं मुड़ सकता। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें भी उस एक्ट से मैच करना होगा। यंग दे ने हंसते हुए कहा कि ये तो मजेदार लगता है, लेकिन हम फ्रेंड्स को छोड़कर क्या तुम्हारे बाकी के पहचान के लोग इस बात को पकड़ नहीं लेंगे? वुजीन ने कहा कि एलिमेंट्री स्कूल के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है,
उस वक्त मैंने बहुत मूव किया था। दरअसल व्यूजीन और ट्रियो मिडिल स्कूल से दोस्त रहे हैं। वूजीन आगे बोलने लगा कि मैं मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन वो मैटर नहीं करना चाहिए, राइट? मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में वैसे भी नहीं जानते। यंगदे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि लेकिन लोगों को ये थोड़ा अजीब लग सकता है, तुम्हें अपनी इस सीरियस एक्टिंग को लेकर कॉशियस रहना चाहिए। वुजीन ने कहा कि मुझे नहीं पता,